करिए। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सब्सक्राइब कर दीजिएगा सभी लोग और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुपों में, ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे चैनल से जुड़ सके। लाइक करना न भूलें। शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से, फिर इसके बाद 2 प्रश्नों के बाद टैग वर्ड और कीवर्ड पे बात करेंगे, फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि गणित कक्षा में शिक्षक बच्चों को नई अवधारणा सिखाने के बाद उनसे कहता है कि वे अपने शब्दों में उस अवधारणा को समझाएं और उदाहरण दें। यह प्रक्रिया किस उद्देश्य की पूर्ति करती है या फिर किस उद्देश्य की ओर जाती है? तो पहला कह रहा है हमारा कि केवल याददाश्त की जांच करने के लिए। तो हमने आप लोगों को बताया है टैग वर्ड का प्रयोग करिएगा। केवल अगर शब्द दिया है तो नेगेटिव होगा, काट दीजिएगा। यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि उच्च स्तरीय, यहाँ पे कह रहा है कि हायर ऑर्डर थिंकिंग की बात कर रहा है, विकसित करने की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि लिखने की गति बढ़ाने के लिए। और चौथा कह रहा है कि गलत उत्तर देने वाले की पहचान करने के लिए। ऐसा नहीं है, गलत उत्तर देने की पहचान करने के लिए नहीं है, अवधारणाओं को स्पष्ट करने और उस पर उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर होगा आपका दूसरा। लिखने की गति नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे समझाने की बात कर रहा है, तो आपका राइट आंसर दूसरा ही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है यहाँ पे अपने शब्दों में समझाना, यानी होस्ट का हिस्सा लेना, या फिर करें यहाँ पे ब्लूम्स की जो यहाँ पे टेक्सोनॉमी जो यहाँ पे एप्लीकेशन है उसके एनालिसिस के द्वारा यहाँ पे सिस्टमेटिक ढंग से अंतर्गत से समझाया जाता है। यह गहरी समझ और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ावा देती है। साथ में विकल्प जो है ए, सी और डी अधिकांश गलत है, क्योंकि इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो सोचने की गहराई से है। तो राइट आंसर आपका दूसरे के साथ गया था। अगर हम बात करें दूसरे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतरीन है, इसमें कह रहा है कि एक गणित शिक्षक नए अध्याय की शुरुआत बच्चों के जीवन से जुड़े अनुभवों और उदाहरण से करता है, फिर धीरे धीरे अवधारणा को यहाँ पे गणितीय भाषा में ले जाता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? कह रहा है कि एक शिक्षक है जो क्या कर रहा है, बच्चों से जुड़े उसके अनुभव यानी उसके आसपास उससे घरेलू चीजों से जोड़कर कुछ यहाँ पे उदाहरण देता है, फिर धीरे धीरे उस अवधारणा को गणितीय रूप देता है। जैसे कहता है कि आपके घर में कितने कमरे हैं, तो कोई कहेगा हमारे घर में 2 है, कोई कहेगा कि हमारे घर में 3 कमरे, तो कहेगा अब दोनों लोग उस कमरे को जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 कहेगा कि 5 कमरे हो गए। तो इस तरीके से वो क्या कर रहा है, उसे गणितीय भाषा में ले जा रहा है। तो ये क्या होगा? पहला कह रहा है कि विश्लेषणात्मक पद्धति, दूसरा कह रहा है कि ठोस से अमूर्त, तीसरा कह रहा है प्रत्यक्ष व्याख्यान पद्धति, और चौथा कह रहा है कि रटंत। रटंत जो है आपका नेगेटिव है, इसलिए आपका ये कट जाएगा। विश्लेषणात्मक यानी बांटने की बात नहीं कर रहा है, जो कि आपका गलत होगा। ठोस से अमूर्त की ओर ले जा रहा है यहाँ पे, जो कि आपका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले वो क्या कर रहा है, जो आपके अनुभव जो आपके वास्तविक जीवन में है उसको दिखाकर, उसको बताकर, फिर इसके बाद अमूर्त चिंतन करा रहा है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या पे। व्याख्या देख लेते हैं क्या कर रहा है। इसका व्याख्या में बता रहा है कि ये जो यहाँ पे तरीका है, कौन यहाँ पे कॉन्क्रीट यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रैक्टिकल है उसके द्वारा कह रहा है कि पीसीए के दृष्टिकोण को उदाहरण देता है, और बच्चों को ठोस अनुभव जो है उसको दिए जाते हैं, फिर अमूर्त के रूप में उसे बदलाव कर दिया जाता है। अब हम बात करें अगर अपने टैग वर्ड पे या फिर कीवर्ड की बात करें, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या है, इसे जान लेंगे तो सबसे बेहतर होगा। तो ये कह रहा है हमारा कि जहां छात्र सक्रिय रूप से सीखने में भाग ले, शिक्षक केवल मार्गदर्शक के रूप में हो, वो क्या होता है, छात्र केंद्रित दृष्टिकोण होता है। अगर वहीं पे दूसरे यहाँ पे टॉपिक की बात किया जाए कीवर्ड की, तो ये कह रहा है कि कॉन्क्रीट यहाँ पे कह रहा है कि अब्स्ट्रैक्ट की बात कर रहा है, तब तक क्रम अपनाएं। यहाँ पे पहले इसमें क्या होता है, वास्तविक वस्तुएं या फिर चित्र के अंत में गणित को प्रतीक में के रूप में लाया जाता है। यानी पहले क्या है, आपको ठोस वस्तुएं दिखाई जाती हैं, फिर इसके बाद क्या है, अमूर्त वस्तुएं पर विचार करने के लिए आपको कहा जाता है। अगर वहीं पे कहा जाए, यहाँ पे कह रहा है कि डिस्कवरी की बात, खोजने की बात कर रहा है, संकेत लेकर उत्तर यानी कह रहा है कि उत्तर छात्र स्वयं से खोजते हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, डिस्कवरी लर्निंग कहा जाता है। अगर होस्ट की बात किया जाता है, आधारित प्रश्न पे बच्चे अपने शब्दों में अवधारणा को समझाते हैं। तो इस तरीके से कीवर्ड है, स्पेशल है, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखकर पीडीएफ के माध्यम से आप सीख सकते हैं। तो इसका प्रयोग आप लोग क्या करिएगा, क्लास के बाद आप देख के कर सकते हैं, और क्लास बेहतर लगे तो सब्सक्राइब और यहाँ पे लाइक जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अपने प्रश्नों पे आगे बढ़ेंगे डायरेक्ट हम तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि गणित शिक्षण में शिक्षक बच्चों को केवल सही उत्तर नहीं बताते, बल्कि गलत उत्तर के कारण को समझाते हैं, फिर चर्चा करवाते हैं। यह किस प्रकार के शिक्षण का हिस्सा है? पहला कह रहा है कि मूल्यांकन आधारित शिक्षण, दूसरा हमारा कह रहा है त्रुटि विश्लेषण, या फिर कह रहा है कि एरर एनालिसिस की बात कर रहा है, आधारित शिक्षण है, और यहाँ पे तीसरा कह रहा है कि केवल पुनरावृत्ति आधारित शिक्षण, और यहाँ पे चौथा कह रहा है प्रतिस्पर्धा आधारित शिक्षण। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए नेगेटिव टॉय को काटिए,
प्रतिस्पर्धा यानी द्वंद्व कराने की बात नहीं है, मूल्यांकन आधारित शिक्षण नहीं है, केवल पुनरावृत्ति आपकी नहीं है। राइट आंसर यहाँ पे त्रुटि विश्लेषणात्मक अधिगम के साथ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि त्रुटि विश्लेषण पद्धति में शिक्षक गलतियों के स्रोत को पहचानते हैं और बच्चों को उसके बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं। ये रचनात्मक प्रक्रिया जो है यहाँ पे फीडबैक देती है बच्चों को, जो कि इसका हिस्सा है, अवधारणात्मक को गहराई रूप से बढ़ाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे चौथे प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है। चौथा प्रश्न करा कि एक गणित शिक्षक बच्चों को समस्या हल करने के लिए कोई सीधा तरीका नहीं बताता, बल्कि उसे संकेत देकर सही दिशा में ले जाता है, यानी संकेत के माध्यम से सिखाता है। तो संकेतिक भाषा होगी, इतना याद रखिएगा। करा किस शिक्षण पद्धति का उदाहरण है? तो पहला करा कि अन्वेषण आधारित शिक्षण, एक्सप्लोरेटरी लर्निंग की बात कर रहा है। दूसरा करा मार्गदर्शन खोज की बात कर रहा है, गाइडेंस डिस्कवरी मेथड की बात कर रहा है। और यहाँ पे तीसरा करा है रटन पद्धति की बात कर रहा है, रोट की बात कर रहा है। चौथा करा की व्याख्यान की बात कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? व्याख्यान की बात कर रहा है, नहीं होगा। रटंत की नहीं होगा। मार्गदर्शक की बात होगा, क्योंकि वो संकेत दे रहा है, केवल अन्वेषण खोज तो नहीं हो रहा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि वो मार्गदर्शक सांकेतिक भाषा केवल संकेत दे रहा है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे इसकी बात करें, यहाँ पे इसके टॉपिक की या फिर कह सकते हैं व्याख्या की, तो इसमें कहा गया है यहाँ पे जो गाइडेड डिस्कवरी होती है, इसमें शिक्षक मार्गदर्शक होता है, लेकिन समाधान बच्चे स्वयं से खोजते हैं। एक्सप्लोरेटरी जो लर्निंग होती है, इसमें कह रहा है कि एक मार्गदर्शक कम होता है, जबकि ए और यहाँ पे सी और डी में शिक्षक केंद्रित बातों को कहा गया है। एक बार लाइक कर दीजिएगा सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार ईमानदारी से लाइक करते हुए जाइएगा सभी लोग क्लास को। कह रहा है पांचवा प्रश्न कि सी टेट गणित पेडागोजी में स्पाइरल लर्निंग जो होता है, यानी कह रहा है स्पाइरल लर्निंग का मतलब होता है जो हैंडीकैप होते हैं उनके लिए बात कर रहा है कि मुख्य लाभ क्या है। यहाँ पे कह रहा है कि एक ही विषय को बार बार रटवाना आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि उसे धीरे धीरे बढ़ती जटिलताओं के साथ पुनः प्रस्तुत करना। देखिए यही भी आपका ऑप्शन सही लग रहा है। कह रहा है कि बच्चों को विषय से यहाँ पे बोरियत से बचाने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे गणित पेडागोजी स्पाइरल लर्निंग जो होता है उसे करने के लिए होता है, पुनः प्रोत्साहित देने के लिए होता है। और शिक्षक का समय बचाता है, ये तो नहीं होगा। राइट आंसर इसका भी दूसरा ही होगा। 5वें का लगातार 1 से लेके 5 तक का आपका दूसरा ही ऑप्शन सही हुआ है, इतना याद रखिएगा। इसकी अगर व्याख्या की बात करें तो इसमें कह रहा है स्पाइरल जो लर्निंग होती है, इसकी अवधारणा को पहले सरल या पर सिखाया जाता है, फिर उच्च स्तरीय धीरे धीरे वास्तविक को सिखाया जाता है। यह दीर्घकालीन समय में विकसित में सुनिश्चित करता है यहाँ पे कौशल को। अगर हम बात करें छठे प्रश्न की, तो ये कह रहा है कि गणित कक्षा में शिक्षक बच्चों से कहता है कि वे किसी समस्या के समाधान के लिए कई अलग अलग तरीके खोजें और उन्हें कक्षा में प्रस्तुत करें। यह अभ्यास किस दक्षता की ओर विकसित करता है? पहला कह रहा है रचनात्मक क्रिएटिव थिंकिंग की बात कर रहा है। दूसरा कह रहा है रटंत, जो कि आपका गलत है। समय प्रबंधन नहीं, तेज यहाँ पे गणना नहीं। राइट आंसर पहले के साथ जाएगा। ये छठे का जो राइट आंसर गया है आपका पहले के साथ गया। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि कई समाधान ढूंढना। यहाँ पे कह रहा है कि डिवाइजेंट थिंकिंग की बात कर रहा है, रचनात्मक का हिस्सा होता है। ये गणितीय लचीलापन या फिर मैथमेटिकल या फिर फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहा है, जो कि बढ़ाता है इसको। अगर हम बात करें यहाँ पे 7वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही बेहतर प्रश्न है, कह रहा है कि गणित शिक्षण में यहाँ पे कह रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला कह रहा है यहाँ पे वार्षिक परीक्षा में बच्चों को प्रतिशत बढ़ाना। दूसरा कह रहा है सीखने की प्रक्रिया के दौरान पुनः नजर रखना और सुधार करना। और तीसरा कह रहा है कि केवल ग्रेड देना, जो कि गलत है। साल के अंत में रिपोर्ट तैयार करना, ये तो आपका नहीं होगा फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत 7वें का। तो 7वें का जो राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा, क्योंकि इसकी प्रकृति जो ऊपर यहाँ पे गति है उसको सुधार करने के लिए उस पर ध्यान लगाना। राइट आंसर आपका जाएगा दूसरे के। अब हम बात करते हैं इसकी व्याख्या की। इसमें कह रहा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है ताकि समय में सुधारा जा सके। यह निदानात्मक या फिर कर सकते हैं ये सहायक होती है दोनों के लिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न, जिसका उत्तर आप लोगों को देना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हम प्रश्न को पढ़ रहे हैं, इसके पहले आप लोग क्या करिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। करा कक्षा में शिक्षक ने गणितीय मॉडल का प्रयोग बच्चों को बीजगणितीय सूत्र यहाँ पे समझाया। सॉरी यहाँ पे कह रहा है कि कक्षा में शिक्षक ने गणितीय मॉडल का प्रयोग करके बच्चों को बीजगणित सूत्र यहाँ पे समझाया। यह किस सिद्धांत को दर्शाता? पहला करा कि बहुबुद्धि सिद्धांत को, दूसरा ठोस पिक्टोरियल अमूर्त को, और तीसरा करा कि व्यवहारवाद सिद्धांत को, और चौथा करा कि परीक्षण त्रुटि सिद्धांत को। तो राइट आंसर यहाँ पे 8वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, थोड़ा समझिए। गणितीय मॉडल की बात किया है, प्रयोग करने की बात कर रहा है, और बीज गणित के सूत्र को समझा रहा है। तो ठोस यहाँ पे पिक्टोरियल अमूर्त चिंतन करा रहा है, पहले ठोस वस्तुओं को दिखा रहा है,
गणितीय मॉडल दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है तो यानी कुछ यहाँ पे वस्तु को दिखा रहा है, वो क्या कर रहा है, दिखा रहा है, फिर प्रयोग करके बच्चों को बीज गणित के सूत्र दिखा रहा है। तो पहले दिखाकर फिर इसके बाद पिक्टोरियल अमूर्त चिंतन करा रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर हम बात करें इसकी व्याख्या की तो इसमें बताया गया कि मॉडल और चित्र का प्रयोग यहाँ पे कर रहा है, क्रम से दर्शाता है, फिर अमूर्त अवधारणा को समझाने में उसकी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न जो कि आपका 9वां है, ये कह रहा है कि गणित में बच्चों को नए शब्दावली जैसे हर और अंश सिखाने के लिए कह रहा है कि हर और अंश, ठीक है, ठीक है, इसको कह रहा है कि यहाँ पे हर को बोला है, फिर अंश को बोला है, फिर कह रहा है कि अंश है, फिर कह रहा है कि हर है, ठीक। कह रहा है समझाने के लिए क्या कर रहा है, शिक्षक पहले वस्तुओं यहाँ पे वास्तविक वस्तुओं और चित्रों को परिचित कराता है, फिर क्या कर रहा है, गणितीय शब्दों को देता है। यह किस दृष्टिकोण को दर्शाता है, अनुभवात्मक शिक्षण, सूत्र केंद्रीय शिक्षण, और तीसरा करा कि प्रत्यक्ष अनुवाद, चौथा करा कि रटंत पद्धति। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा, तो 9वें का जो जाएगा अनुभवात्मक शिक्षण के अंतर्गत जाएगा। तो राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया है कि अनुभवात्मक शिक्षण में पहले बच्चे को क्या है, अनुभव कराते हैं, फिर उस अनुभव से जुड़े शब्द को, अवधारणा को दिखाते हैं या फिर सिखाते हैं। अगर हम बात करें 10वें प्रश्न की, ये कह रहा है कि गणित में बच्चों को स्थानीय क्षमता, इस पे यहाँ पे कह रहा है कि स्पेटियल, यहाँ पे कह रहा है कि एबिलिटी विकसित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त है। पहला कह रहा है कि बार बार गणना अभ्यास कराना, ज्यामितीय आकृतियों के साथ गणितीय और 3D मॉडल बनवाना, केवल ज्यामितीय सूत्र रटवाना और केवल शब्द निगेटिव है। चौथा करा टेस्ट से ज्यादा सवाल देना, ये भी गलत है। तो बचा आपका पहला और दूसरा। तो जो 10वें का राइट आंसर जाएगा आपका दूसरे के साथ जाएगा ज्यामितीय आकृतियों के साथ यहाँ पे गतिविधियां और 3D मॉडल प्रस्तुत करना, क्योंकि यहाँ पे स्थानिक क्षमता की बात कर रहा है, विकसित करने की बात कर रहा है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। अगर इसकी व्याख्या की बात करें तो व्याख्या में बताया गया है कि इस पे यहाँ पे करा कि स्पेटल एबिलिटी की विकसित यहाँ पे करा कि विजुअलाइजेशन हैंड्स ऑन एक्टिविटी की बात कर रहा है, यानी करके सीखने की बात कर रहा है। अगर हम बात करें 11वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग इसका कमेंट में दीजिएगा। करा कि कक्षा 4 में एक शिक्षक बच्चों से पूछता है, क्या पूछता है, पहला करा कि अगर तुम्हें 8 रुपए, करा कि 8 रुपए, फिर कह रहा है कि 3 सिक्के, 8 रुपए के 3 सिक्के दिए जा रहे हैं, ठीक है, तीन कह रहा है कि 3 सिक्के दिए जा रहे हैं, 8 रुपए के 3 सिक्के के दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके दो और यहाँ पे कह रहा है कि सीधे सॉरी यहाँ पे 2 1 3 1 5 रुपए, ये हो गए सिक्के। 5 रुपए 2 सिक्के कुल कितने रुपए हुए, तो ये आपको बताना है। तो पहला करा है कि उसके बाद वो बच्चों से ये पूछता है कि उन्हें कैसे सोचा, ये किस प्रकार का आकलन तकनीक है। पहला करा समग्र आकलन, दूसरा करा सोचने की प्रक्रिया पर आधारित आकलन होगा, तीसरा करा कि मानवकृत परीक्षण होगा, चौथा करा कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे 11वें का किसके साथ जाएगा। अगर हम 11वें की बात करें तो ये सोचने की प्रक्रिया पर आधारित आकलन है कि किस प्रकार से बालक सोच रहे हैं और किस क्रम में रख रहे हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा सही होगा। वहीं पे देखिए क्या कर रहा है कि शिक्षक केवल उत्तर नहीं देख रहा, बल्कि सोचने की प्रक्रिया में थिंकिंग प्रोसेस पर भी ध्यान दे रहा है कि बालक कैसे सोचते हैं। अगर वहीं पे बात करें हम 12वें प्रश्न की, तो ये करा कि गणित शिक्षण में स्कैम फोल्डिंग का अर्थ क्या होता है। पहला करा कि बच्चों के कठिन कार्य अकेले करने देने के लिए, गलत। अस्थाई सहारा देकर धीरे धीरे स्वतंत्र बनाना, देखिए अस्थाई यहाँ पे सहारा देने की बात करा, जो कि सही है। इसके फोल्डिंग में यही होता है, पहले सहारा देना यही होता है इसके फोल्डिंग। केवल गृह कार्य, ये आपका गलत है, बार बार ये कहीं सवाल देना नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे दूसरा। देखिए आज के प्रश्न में अधिकतर प्रश्न जो है दूसरा ही सही हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है कि इसके फोल्डिंग में शिक्षक सहायता देता है, जैसे जैसे छात्र सक्षम होता है उससे सहारा कम हो जाता है, ये होता है इसके फोल्डिंग के बारे में। अगर हम बात करें 13वें प्रश्न की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कह रहा है गणित में मैथ, यहाँ पे कह रहा है कि अनिश्चित से निपटने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। तो पहला कह रहा है कि बच्चों को प्रतियोगी माहौल में रखना, दूसरा कह रहा है कि डराने वाली भाषा का प्रयोग करना, तीसरा कह रहा है छोटे छोटे सफल अनुभव देना और सकारात्मक प्रतिक्रिया देना, चौथा करा कठिन यहाँ पे सवाल पहले से देना। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, 13वें का। 13 का जो राइट आंसर जाएगा छोटे छोटे यहाँ पे सफल अनुभव देना और सकारात्मक प्रक्रिया देना, ताकि बालक से मोटिवेट हो सके। तो ये था आपका 13वें प्रश्न का उत्तर। और यहाँ पे कह रहा है कि सकारात्मक प्रक्रिया के द्वारा कठिन प्रगति मैथ जो है उसको कम किया जा सकता है, जो भी हार्ड प्रश्न है। वहीं पे 14वां हमारा प्रश्न जो है कि बहुत बेहतर है, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। कह रहा है कि गणितीय पेडागोजी में पीयर टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला कह रहा है कि पीयर
टीचर टीचिंग का क्या है, तो कह रहा है कि यहाँ पे शिक्षक का कार्यभार कम करना, दूसरा कह रहा है छात्रों को एक दूसरे से सीखने और सिखाने का अवसर मिलना चाहिए, और तीसरा कह रहा है कक्षा में शोर कम करने के लिए, चौथा कह रहा है टेस्ट का समय घटाना। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। इसका कौन सा आंसर होगा? राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 15वें प्रश्न पे। देखिए 15 का प्रश्न करा कि गणित के एक शिक्षक ने बच्चों को एक जटिल समस्या दी, लेकिन उसे हल करने के लिए कोई निश्चित तरीका नहीं बताया, यानी हल करने का तरीका नहीं बताया। यह किस प्रकार का शिक्षण रणनीति है? पहला करा कि ओपन एडेड समस्या, यानी कला खुले अंत वाले प्रश्न है। दूसरा हमारा करा रटन पद्धति, जो कि आपका गलत है। तीसरा करा एकल समाधान, यहाँ पे शिक्षण आधारित शिक्षण है। चौथा करा सूत्र केंद्रित यहाँ पे पद्धति है। तो 15वें का अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जाएगा यहाँ पे किसके साथ जाएगा? यहाँ पे खुद से करने की बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए उसने समाधान नहीं बताया, लेकिन खोजने का एक निश्चित तरीका नहीं बताया, खुद से ही करने के लिए कहा, तो वो अपने अनुसार करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? पहले के साथ जाएगा इसका आंसर। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया है ओपन एंडेड जो समस्या है, कई संभावित प्रश्न का समाधान रणनीतियां हो सकती हैं, यह रचनात्मक सोच को बढ़ावा देती है। आज की क्लास का जो लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये करा है गणित में, यहाँ पे करा है कि कॉन्क्रीटिज्म का अर्थ क्या है। पहला करा है ज्ञान का निर्माण छात्र स्वयं करते हैं, और दूसरा करा है कि शिक्षक सभी ज्ञान को तैयार कर देता है। तीसरा करा बच्चे केवल किताब से सीखते हैं। चौथा करा कि केवल याद कराते हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग कहाँ देंगे? कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा सही होगा या फिर चौथा। आंसर एकदम करेक्ट बताइएगा। और आप लोगों का जो एग्जाम है वो 2 ही पार्ट में होगा, एक प्राइमरी एक जूनियर लेवल में होगा, 2 ही होगा पार्ट में। आप लोग जो 4 पार्ट में होने वाला था वो 27 तक जाकर क्लियर होगा, अभी नहीं होगा। आप लोग घबराने की जरूरत नहीं है, उससे पहले आप लोग सीटेट पास कर लीजिएगा, प्राइमरी जूनियर दोनों। जिनका भी नहीं निकल पा रहा है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां से आप लोगों को ये पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक, किसी भी समस्या के समाधान के लिए आप क्या कर सकते हैं? हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अपनी